कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के गुलाम वंश के पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश मित्रों गुलामों का गुलाम नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया एक गुलाम था। व्हाइट बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा है गुलाम वंश जो चला था 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा जो गुलाम वंश का शासक हुआ जिसका नाम था इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक मात्र 25 वर्ष तक मित्रों 25 वर्ष तक वह शासन करता है। या लाहौर में नहीं मित्रों, यह दिल्ली के राज सिंहासन पर शासन करता है और भारत पर तुर्क साम्राज्य वास्तविक तुर्क साम्राज्य स्थापित करता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों इसके कार्यकाल के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश शमसी वंश की स्थापना करता है मित्रों। शमसी वंश जो है इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश चलाया था वैसे इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक मित्रों इलबरी तुर्क था। क्या था? इलबरी तुर्क था। भारत में वास्तविक साम्राज्य स्थापित करने वाला यह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश मित्रों इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में खरीदा था। 1 लाख मित्रों 1 लाख जीतल में खरीदा। किसे? इल्तुतमिश को मित्रों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। आगे हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले मित्रों यह बदायूं का इख्तियार था। इल्तुतमिश बदायूं का इख्तियार था। बदायूं दिल्ली का सबसे बड़ा सूबा माना जाता था उस समय। बदायूं का यह इख्तियार था। आगे मित्रों हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र जिनका नाम था आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का यह पुत्र था मित्रों। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद 1210 ईस्वी के बाद 8 वर्ष तक मित्रों 8 वर्ष यह लाहौर के राज सिंहासन पर बैठता है और आराम शाह को इल्तुतमिश पराजित करके 1211 ईस्वी में मित्रों दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। आराम शाह को पराजित करके दिल्ली के राज सिंहासन पर इल्तुतमिश बैठता है। और मित्रों यह लाहौर को अपनी राजधानी न बनाकर दिल्ली को राजधानी बनाता है मित्रों। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है और दिल्ली का प्रथम सुल्तान के पद पर यह कार्यभार संभालता है। जबकि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कुतुबुद्दीन ऐबक
मलिक और सिपा सालार के पद पर कार्यरत था। सुल्तान का पद वह हासिल नहीं कर पाया। सुल्तान का पद मित्रों जो खलीफा हुआ करते थे उन्होंने इल्तुतमिश को दी। मित्रों आज हम लोग इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। प्रारंभिक जीवन, इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन मित्रों इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम मित्रों शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के पिता का नाम मित्रों इलाम खां। इल्तुतमिश के पिता का नाम मित्रों इलाम खां था। इलाम खां अपने पुत्र इल्तुतमिश को बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह बहुत सुंदर था। किसी कारणवश इल्तुतमिश एक मेले में खो जाता है। इल्तुतमिश जो है बाल्यकाल में ही एक मेले में खो जाता है और मित्रों उनकी परवरिश जो है जमालुद्दीन नामक एक व्यापारी जमालुद्दीन यह एक व्यापारी था मित्रों। व्यापारी यह जो है इल्तुतमिश की परवरिश करता है और इसे अच्छी तालीम प्रदान करता है। मित्रों जमालुद्दीन जब वह इल्तुतमिश बड़ा हो जाता है मित्रों तो जमालुद्दीन उसे ले जाकर गजनी में बेचता है। गजनी के बाजारों में जब ये ले जाकर बेचता है तो गजनी का उस समय जो सूबेदार था मित्रों मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी कहा जाता है कि जमालुद्दीन ने इतना अधिक जो है इनका दाम लगा दिया था कि गौर सुल्तान मोहम्मद गौरी भी इसे खरीद ना पाए। मोहम्मद गौरी यह जब वो खरीद नहीं पाए तो गजनी में इसे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। गजनी में बेचने पर प्रतिबंध मोहम्मद गौरी ने लगा दिया। मोहम्मद गौरी क्योंकि गौरी जो है गजनी का सुल्तान था तो गजनी इसे ले जाकर बेचा जा रहा था और मोहम्मद गौरी इनका उचित धन न देने के कारण यह जो है उन्हें नहीं खरीद पाता है और गजनी में इल्तुतमिश को बेचने के लिए प्रतिबंध लगा देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मित्रों गजनी से ले आकर उसे दिल्ली में बेचा जाता है। कहाँ मित्रों? दिल्ली गजनी से ले आकर दिल्ली में बेचा जाता है और दिल्ली का उस समय जो शासन हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का था। किसका था? कुतुबुद्दीन जो है इन्हें 1,00,000 जीतल मित्रों, जीतल तांबे के सिक्कों को कहा जाता था। 1,00,000 जीतल में मित्रों इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदता है और उसे अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। आगे हम लोग, ये तो था इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन। आगे हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश की को सर-ए-जादार यह पद था। सर-ए-जादार यह पद जो है
मित्रों इल्तुतमिश को दिया था मोहम्मद गौरी। अच्छा, किस लिए दिया था? एक सन 1205 या 1206 ईस्वी में खोखर जनजात से युद्ध हो रहा था। किनसे? खोखर। इस लेक्चर के माध्यम से हम देखते हैं खोखर जनजात से युद्ध हो रहा था। एक तरफ खोखर जनजात के लोग थे, दूसरी तरफ जो थे गौरी, मोहम्मद गौरी, इनका गुलाम जो था कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश, ये तीनों मिलकर खोखर को पराजित करते हैं। अच्छा, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मित्रों 1206 ईस्वी में खोखर के द्वारा किए गए आक्रमण से ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। इसके पहले इसी युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। खोखर जनजातियों ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था 1206 ईस्वी में। तभी जो है सरे-जहांदार नामक पद जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों मोहम्मद गौरी अपने दिल्ली साम्राज्य का विस्तार करता है। अच्छा, दिल्ली साम्राज्य को विस्तार करते समय मित्रों दिल्ली साम्राज्य का वह विस्तार करता है इल्तुतमिश दिल्ली साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ करता है तो उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना। कठिनाइयां ये थी कि उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, जो कुतुबुद्दीन के गुलाम थे, उन्हें कुतुबी कहा गया। जो कुतुबुद्दीन के मित्रों गुलाम थे उन्हें कुतुबी सरदार कहा गया। और जो गौरी के गुलाम थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे उन्हें जो है मित्रों मुइज्जी सरदार कहा गया। कुतुबुद्दीन के जो गुलाम थे वह इनके साम्राज्य को पसंद नहीं करते थे। दिल्ली शासक के राजा इल्तुतमिश को वह नहीं पसंद करते थे। मुइज्जी सरदार भी इनके साम्राज्य को नहीं पसंद करते थे। तो इल्तुतमिश को लगा कि क्यों ना हमारा भी एक गुट हो। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया। उस गुट का नाम दिया गया मित्रों तुर्कान-ए-चिहिलगानी। क्या नाम दिया गया? तुर्कान-ए-चिहिलगानी। चालीस गुलाम सरदारों का जो गुट था उसका नाम था तुर्कान-ए-चिहिलगानी। 40 गुलाम जो ये थे इल्तुतमिश के इशारों पे कायम करते थे। अच्छा, इन गुलामों के माध्यम से वह अपने दिल्ली साम्राज्य का विस्तार करता है और इन सरदारों को ऊंचे पद से हटाकर अपने चुने हुए सरदार तुर्क-ए-चिहिलगानी के गुट के सरदारों को वह उच्च पद पर रखता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों कि मोहम्मद गौरी हम लोग गजनी ले चलते हैं आपको। गजनी में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद 1206 ईस्वी में गजनी जो था उसी का गुलाम एल्दौस था, वह साम्राज्य विस्तार करता है गजनी। तो गजनी का उस समय शासन हुआ मित्रों
गजनी। गजनी का जो शासक हुआ वह मोहम्मद गौरी द्वारा चुना गया एक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था एलदौज। एलदौज जो है अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन से कर देता है। एलदौज जो है अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन से कर देता है, जिससे वह यह संबंधी हुआ और कुतुबुद्दीन का जितना भी राज्य था वह खुद का राज्य समझता था, क्योंकि वह रिश्तेदार हो गया, भाई इसका बहनोई हो गया कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन जो लाहौर का सूबेदार था, जितना कुतुबुद्दीन का सूबा हुआ करता था, वह सब जो है एलदौज अपने को मानता था कि हमारे संबंधी या हमारे रिश्तेदार कुतुबुद्दीन का यह सूबा है। अच्छा, उस समय इसे नहीं पता था कि जो है अब दिल्ली का सुल्तान जो है इल्तुतमिश। अच्छा, एलदौज जो था गजनी का सूबेदार था मित्रों। तो इराक के राजा पारसिया आधुनिक ईरान है। पारसिया क्या है? ईरान है। ईरान का राजा हुआ करता था ख्वारिज्म खां। क्या राजा था? नाम था ख्वारिज्म खां। ख्वारिज्म खां जो है गजनी पर आक्रमण करता है। ख्वारिज्म खां गजनी पर आक्रमण करता है और गजनी के शासक एलदौज को वहां पराजित करता है और एलदौज भाग कर कहाँ चला जाता है? लाहौर। एलदौज भाग कर लाहौर चला जाता है, क्योंकि लाहौर का सूबा जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का था। एलदौज लाहौर भाग कर चला आता है मित्रों। लाहौर का जो साम्राज्य था वो दिल्ली के क्षेत्र में आता है और दिल्ली इल्तुतमिश का राज्य था। तो लाहौर जब वो पहुंचा तो इल्तुतमिश जो है इसका विरोध किया। एलदौज ने लाहौर पर स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की वो सोचने लगा। तो इल्तुतमिश ने उससे युद्ध करने के लिए 1215 ईस्वी में मित्रों वह तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध मित्रों एलदौज और इल्तुतमिश के बीच होता है मित्रों, जिसमें एलदौज जो गजनी का सूबेदार था वह पराजित होता है और मारा जाता है। यह पराजित होता है, एलदौज पराजित होता है इल्तुतमिश द्वारा और मारा जाता है 1215 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, इसे तो हम लोग समझ गए कि पारसिया का जो शासक था ख्वारिज्म खां ने गजनी पर आक्रमण किया। गजनी पर आक्रमण करने के बाद एलदौज गजनी का शासक था। एलदौज भागकर अपने संबंधी कुतुबुद्दीन के सूबे लाहौर में जाकर शरण लेता है। लाहौर को स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की सोचता है, जिससे इल्तुतमिश जो है इस पर आक्रमण करता है 1215 ईस्वी तराइन के तृतीय युद्ध में, जिसमें एलदौज को पराजित करता है और मार देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ख्वारिज्म खां मित्रों गजनी का शासक हुआ। तो मित्रों हम लोग जानते हैं कि गजनी में पहले जो है मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था। मोहम्मद गौरी का एक दास था जिसका नाम था एलदौज फिर शासन करता है। इसके बाद जो है ख्वारिज्म खां अब शासक हुआ। ख्वारिज्म खां को हटाने के लिए मित्रों मंगोलों का आक्रमण होता है मित्रों। किसका? मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमणकारी जो था मित्रों चंगेज खां
यह मंगोल का सेनापति था, आक्रमणकारी था। मंगोल जो है गजनी पर आक्रमण करता है। कहाँ मित्रों? गजनी। गजनी गजनी जो है, गजनी का शासक इस समय ख्वारिज्म खां है। ख्वारिज्म खां, ख्वारिज्म शाह। गजनी का शासक मित्रों कौन है इस समय? ख्वारिज्म शाह। ख्वारिज्म शाह जो है भाग कर, जब चंगेज खां गजनी पर आक्रमण करता है तो ख्वारिज्म खां जो है भाग कर कैस्पियन सागर की तराइन में जाकर बस जाता है। कैस्पियन सागर की तराइन में जाकर छिप जाता है। और ख्वारिज्म शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी। जलालुद्दीन मांगबरनी। मित्रों, जलालुद्दीन मांगबरनी जो है भागकर भारत चला आता है और भारत में आकर जो है शरण लेता है। और भारत में ही जलालुद्दीन मांगबरनी खोखर जनजाति की राय खोखर की पुत्री के साथ यह विवाह करता है। राय खोखर की पुत्री के साथ यह विवाह करता है और खोखर जनजाति का संरक्षण इसे प्राप्त होता है। और जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश से एक संदेश भिजवाता है अपने दूत के साथ कि आइए हम दोनों मिलकर जो है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां को यहाँ से भगाया। मंगोल आक्रमणकारी बहुत ही पराक्रमी था और अपनी साम्राज्य दिल्ली को पूर्ण व्यवस्थित नहीं कर चुका था। इसलिए वह उनके प्रस्ताव को, जलालुद्दीन मांगबरनी के प्रस्ताव को वह नकार देता है और चंगेज खां जलालुद्दीन मांगबरनी को ढूंढता हुआ मित्रों सिंध प्रांत तक पहुंचता है। सिंध यह आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। यहीं पर वह रहकर जो है जलालुद्दीन मांगबरनी के युद्ध की रणनीति बनाता है। और जो सिंध का प्रांत था मित्रों, यह इल्तुतमिश का साम्राज्य क्षेत्र में आता था। इसलिए वह जो है इल्तुतमिश से युद्ध नहीं करना चाहता था। सिर्फ जलालुद्दीन को ही वह पराजित करना चाहता था, चंगेज खां। यहीं से सिंध से वह चंगेज खां वापस चला जाता है। चंगेज खां मित्रों गोबी नामक, चंगेज खां के विषय में हम लोग जान लेते हैं। यह गोबी एक रेगिस्तान था। गोबी के रेगिस्तान से होता हुआ मित्रों एशिया के घास के मैदान को रौंदता हुआ एशिया के घास के मैदान, जो घास का मैदान था मित्रों स्टेपीज, घास के मैदान स्टेपीज को रौंदता हुआ चीन मित्रों, वह चीन को पराजित करता है। चीन के बाद जो है वह तुर्किस्तान और बाद में अफगानिस्तान होता हुआ वह सिंध पहुंचता है। अफगानिस्तान होता हुआ वह भारत के राज्य क्षेत्र सिंध पहुंचता है और सिंध का शासक इल्तुतमिश था। ये तो था हमारे चंगेज खां के बारे में। कहा जाता है कि अगर चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी होती, गुलाम वंश यहीं से समाप्त हो गया होता और यहीं से सिंधु से वह लौट जाता है। और जलालुद्दीन मांगबरनी जो है खोखर जनजाति की पुत्री से विवाह करके वह यहाँ संरक्षण पाता है। ये तो था हमारे इल्तुतमिश के विषय में कुछ जानकारियाँ। अच्छा, इल्तुतमिश ने जब वह दिल्ली पर साम्राज्य स्थापित किया तो उन्होंने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया। मित्रों, इल्तुतमिश जो है चांदी का सिक्का चलाता है और तांबे चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टंका। यह मित्रों था 175 ग्राम का, 175 ग्राम का चांदी का टंका था जिसे, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था।
तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था और कहा जाता है कि अरबी सिक्के चलाने वाला इल्तुतमिश हुआ भारत में प्रथम बार। इसके बाद 1236 ईस्वी में मित्रों किसी बीमारी के कारण 1236 ईस्वी में वह किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह था हमारा इल्तुतमिश के विषय में। इल्तुतमिश कहते हैं मित्रों गुलामों का गुलाम था। इल्तुतमिश जो है 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसका नाम था तुर्क-ए-चेहलगानी। और हमने देखा कि इल्तुतमिश ने प्रथम बार अरबी सिक्के चलवाए। ये तो था हमारे दिल्ली साम्राज्य के संस्थापक इल्तुतमिश के विषय में। आगे की कक्षाओं में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो इनकी पुत्री रजिया का साम्राज्य हुआ। इतना आज के लिए।